पिछले एग्जामों में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में और अगले एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, उन क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली क्लास ये रहने वाली है और हर एग्जाम के लिए पूरे इंडिया में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस सीरीज की खास बात ये होगी, हर एक क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड या कंसेप्ट आएगा ना, उसको हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपका जीके और जीएस बिल्कुल तैयार हो जाए हर एग्जाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। बात हो रही है यहाँ पे कर्क रेखा की, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, असम। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो कर्क रेखा है ना, ये असम राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो असम कहाँ पे है मैप में? असम है मैप में यहाँ पर, और ये आपके सामने हमारा प्यारा भारत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कर्क रेखा जो है ये भारत को ना दो इक्वल पार्ट में बांटती है, और ये एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है, या बोल सकते हो इमेजिनरी रेखा है। किसकी बात हो रही है? कर्क रेखा की। और कर्क रेखा को मैंने आपको क्या बताया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से सेंटर से ना कर्क रेखा गुजरती है गुजरात से, फिर आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपके सामने आता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा राज्य और उसके बाद मिजोरम राज्य। मतलब आप ये देख रहे हो कि भारत का ना टोटल मिला के 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, मैंने आपको सभी के नाम बता दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग भी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये हो गए कितने? 8 राज्य। फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य मैंने आपको बता दिया मैप के ऊपर। अब आपके लिए ना इसके लिए छोटी सी ट्रिक भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए ट्रिक लिख देता हूँ। ट्रिक है हमारा, मित्र पर गमछा झार। यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए ट्रिक कैसे काम करता है। मित्र में ये जो माँ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया? मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो त्र है, ठीक है, त्र में त्रिपुरा, ठीक है, ये जो पर में प है ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जो र है ये है राजस्थान। गमछा में जो ग है ये होगा गुजरात, ठीक है। ये जो म है, ठीक है, ये होगा हमारा मिजोरम। और यहाँ पे जो झार लिखा है ना, झार में क्या होगा? झारखंड। तो इस प्रकार आप ये देख रहे हो कि ये ट्रिक है। और कुछ और भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है ना, ये कितने डिग्री का कोण पर स्थित है, या पूछ सकते हो उसका अक्षांश नंबर पूछा जाता है। तो वो होता है 23/1/2 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 23.50 डिग्री। जितने भी मैं आपको एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ कर्क रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स, ये टोटल मिला के 17 देशों से होकर गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कर्क रेखा है किस नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो है माही नदी को, ठीक है, माही नदी को 2 बार काटती है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। पूछा गया है, बताओ इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, यानी कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A। आर्टिकल 21A जो है ये शिक्षा के अधिकार या राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। फिर देखिए बाकी के जो ऑप्शन है ना, ये सारे के सारे अनुच्छेद जो मैंने ऑप्शन में बनाए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अनुच्छेद 21A पढ़ा। ये क्या होता है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, शिक्षा का अधिकार, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अब है अनुच्छेद 51A। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन भी है ये। तो इसका संबंध है मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसे कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 300A। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका 300A जो है अनुच्छेद, ये है संपत्ति के अधिकार से। ठीक है, संपत्ति के अधिकार से इसका संबंध है। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट अनुच्छेद आ रहा है ये आ रहा है अनुच्छेद 243B। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 243B जो है ये पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, पंचायतों के गठन से संबंधित है।
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पंचायतों गठन को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। फिर जितने भी आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना, यकीन मानिए एक क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन चलेंगे और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये वाला अनुच्छेद 21A भी, 51A भी, 300A भी, 243B भी, सभी मैंने आपको करवा दिया एक सीक्वेंस में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जाता है। हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है। और फ्रेंड्स अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, सिर्फ वही चीज़ें लिखूंगा जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। हम बात किसी कर रहे हैं? लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लॉर्ड डलहौजी है इसका कार्यकाल कितना रहा। कार्यकाल था 1848 से लेके 1856 तक, ठीक है। ये लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल हो गया। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, अब तक ना आप ये सुनते आ रहे थे कि जो भारत में ना जो पहली रेलवे लाइन थी, पहली ट्रेन जो थी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। चलिए, तो आपने सुना होगा, लेकिन अब ध्यान से सुनना कि जो मुंबई से ठाणे तक की जो रेलवे लाइन जो चलाई थी ना, ठीक है, इसके पीछे कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भारत में जो रेलवे निर्माण की दिशा में जो पहला प्रयास है ना, वो किसने किया था? तो पहला प्रयास किया था लॉर्ड डलहौजी ने ही, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ। रेलवे चलाने का जो पहला प्रयास 1853 में किया था, वो लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। अब देखो, आपसे एग्जाम में और भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये जो लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है, देखो मैं लॉर्ड तो लगाना नहीं चाहता, लेकिन एग्जाम में लॉर्ड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपके सामने बस समझ लो एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि डलहौजी किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है, ठीक है। पिछले एग्जामों में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसे आप नोट, बाकी अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने ना किस राज्य को एक चेरी कहा है, ठीक है, ठीक है। या बोलो तो मुंह में गिरता हुआ चेरी कहा था, या बोलो एक चेरी कहा था, तो आपका आंसर होगा अवध के साम्राज्य को, ठीक है, अवध का साम्राज्य। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको करवाए, ठीक है। बाकी आगे जैसे जैसे लॉर्ड डलहौजी फिर से आएंगे तो उनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। पर जो मैंने आपको अभी करवाया है ना फ्रेंड्स, यकीन मानिए पिछले एग्जामों में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है, ठीक है। मतलब किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पनामा नहर, जिसे कि हम पनामा कैनाल भी बोलते हैं। पनामा नहर को गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ना हमारी बात हुई है पनामा नहर की, ठीक है। पनामा नहर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो ये आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताओ ये जो पनामा नहर है ना, ये किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। यहाँ पे लिख देता हूँ, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है। ये चीज़ तो ये आपने समझ ली। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पनामा नहर कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति भी पूछी जाती है। तो आप बोलोगे पनामा नहर जो है ये स्थित है मध्य अमेरिका में, यानी कि कहाँ पर? सेंट्रल अमेरिका में स्थित है पनामा नहर। और आपसे एग्जाम में और भी पूछा जाता है कि बताओ ये जो पनामा नहर है इसकी लंबाई कितनी है? तो पनामा नहर की जो लंबाई होगी वो होगी 82 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि बताओ ये जो पनामा नहर है ना, इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? तो उसका निर्माण 1881 में वैसे शुरू हुआ था। किसने किया था? फ्रांस ने। लेकिन इसका निर्माण करते करते ऐसा एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि फ्रांस ने हाथ खड़े कर दिए और 1904 में ना इसे अमेरिका को सौंप दिया, ठीक है। 1904 को अमेरिका को सौंप दिया और पनामा नहर जो है इसे वास्तविक में जो खोला गया 1914 में खोला गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अधिकांश मौसम गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती है, उसका क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, जिसे कि हम ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। देखो फ्रेंड, इसमें ना हमसे ये पूछा गया था बताओ कि जो मौसम गतिविधियां होती हैं, यानी कि जो वेदर एक्टिविटीज होती हैं, ये वायुमंडल के किस परत में होती है? तो आंसर होगा क्षोभ मंडल, जिसे कि हम ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ क्षोभ मंडल के बारे में, और ये जो हमारी वायुमंडल की जो परतें होती हैं इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर आपको समझाने से पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं आपको समझाता हूँ पृथ्वी का वायुमंडल।
और अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, एक एक पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जो पहली लेयर होगी, पहली लेयर जो होती है, जो कि होती है कहाँ से, 0 से लेके 12 किलोमीटर तक। ये 0 से लेके जो 12 किलोमीटर तक होती है पहली लेयर, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रोपोस्फेयर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर फिर एक दूसरी लेयर आती है, ठीक है, 12 से 50 किलोमीटर तक की रेंज होती है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को हम समताप मंडल भी बोलते हैं, ठीक है, समताप मंडल। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो समताप मंडल होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल के बीच में ही ना ओजोन लेयर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। समताप मंडल के बीच में क्या होता है, ओजोन लेयर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ना स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल बताया, इसके ऊपर दूसरा आ जाता है मीजोस्फेयर, ठीक है, क्या होता है, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के ऊपर होता है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के ऊपर लास्ट होता है एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये कुछ लेयर हैं किसकी, पृथ्वी के वायुमंडल की। आई होप आपको ये लेयर पता लग गया होगा। अब देखो, जो क्षोभ मंडल है आपको पता लग गया, क्षोभ मंडल जो पहली लेयर है ना हमारी पृथ्वी की, यहीं पे है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ऊंचाई कितनी है, 0 से 12 किलोमीटर के बीच में ये लेयर होता है। अब कुछ क्वेश्चन जो ना क्षोभ मंडल से पूछे जाते हैं वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि बताओ क्षोभ मंडल पृथ्वी की ना, जो पृथ्वी की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है, तो आप बोलोगे क्षोभ मंडल है। सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल, जो कि मैंने आपको फोटो से भी समझा दिया, ठीक है। और आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जलवायु और मौसम परिवर्तन होता है वो कहाँ पर होता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, क्षोभ मंडल में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ क्षोभ मंडल में तापमान में कमी की दर कितनी होती है, आपका आंसर होगा 6.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षोभ सीमा किसके बीच स्थित होती है, तो क्षोभ सीमा यानी कि बात हो रही है यहाँ पे ट्रोपोपॉज की, तो ये जो होता है ना, ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में स्थित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ क्षोभ मंडल का जो ऊपर वाला वायुमंडल परत होता है वो कौन सा होता है, वो समताप मंडल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि एग्जाम में ना पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल में ना वायुमंडल के कुल गैसीय, ठीक है, कुल गैसीय द्रव्यमान का कितना भाग होता है, आप बोलोगे 75% होता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। बात हो रही है यहाँ पे कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, अपनी अध्यक्षता में, ठीक है, इसका गठन कब किया था, प्रारूप समिति का, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की हुई है, ठीक है। आंसर तो मैंने आपको बता दिया। भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सारे पॉइंट जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर जी का जो जन्म है ना, ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पर, महू, इंदौर में, ठीक है। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में। इसी के साथ ना एग्जाम में और भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताओ कि हमारे देश के जो पहले कानून मंत्री थे वो कौन थे। तो बी आर अम्बेडकर जी हमारे देश के ना पहले कानून मंत्री थे, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले कानून मंत्री थे। और कब से कब तक रहे, 1947 से 1951 तक। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि पहले कानून मंत्री कब से कब तक थे, 1947 से 1951 तक। और ना भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है इनको, बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। और इसी के साथ अगर हम और फैक्ट की बात करें तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है हमारे भारत में। तो 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल को हर साल अंबेडकर जयंती हमारे देश में मनाई जाती है। और मैं आपको बताऊं तो बी आर अम्बेडकर जी जो हैं इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तीनों गोलमेज सम्मेलन में
किसने भाग लिया है? आप बोलोगे अंबेडकर जी ने। ठीक है, आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी अगर फिर से जब यार अंबेडकर जी से जुड़ा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको मैं और डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, पर याद रखना कि जो भी फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे क्वेश्चन ना पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया है, मैंने रिसर्च किया है इसके ऊपर। ठीक है, मैंने खुद पढ़ा है तो आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं? इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। देखो, आप सभी को पता है कि हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का पद अगर रिक्त हो जाए तो फिर राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, यानी प्रेसिडेंट का कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ना अब ये पूछा गया है कि बताओ राष्ट्रपति भी नहीं होगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, कुछ आपको फैक्ट बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए। और फ्रेंड्स, आप सभी ना मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप ना किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ना उस एग्जाम से रिलेटेड भी एक सीरीज लेकर आ सकूं और आपका ना जीएस में पूरा का पूरा मैं एक्सपर्ट बना सकूं। ठीक है, और यकीन मानिए ये तो आज पहला सेट आप देख रहे हो। ठीक है, जब आप ना 10th सेट पे ही पहुंचोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आप जीएस में ना बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हो। और जब आप 25 सेट पे पहुंच जाओगे तो आप ये देखोगे कि अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो वहाँ पे आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलने वाला है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ना देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं जब राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हमारे देश के जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है हरिलाल। ठीक है, हरिलाल जे कनिया। ठीक है, ये हमारे देश के कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। और आपको बताना चाहता हूँ कि ना आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि पहले थे हरिलाल जे कनिया, नियुक्ति के बारे में भी बता दिया। नियुक्ति कौन करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रपति। और एग्जाम में ना पूछा गया था क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये जो अपना पद संभालते हैं ये कितनी आयु तक संभालते हैं, मतलब किस एज तक संभालते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 65 वर्ष तक। ठीक है, इनका कार्यकाल होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी जो मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जुड़े हुए फैक्ट बताए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा शहर हुआ था? देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ना ऊपर ही बताया था कि जो लॉर्ड डलहौजी था इसने विलय नीति शुरू करी थी। विलय नीति का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता था कि जो भी राज्य हैं उनको अपने राज्य में या अपने क्षेत्र में मिला लेता था। तो इसमें पूछा गया है कि बताओ लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति है इसका प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? एग्जाम के लिए आप डबल स्टार मार्क करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतारा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना लॉर्ड डलहौजी की बात हुई है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले क्या किया था? सतारा को, ठीक है, विलय नीति के द्वारा अपने क्षेत्र में शामिल किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सतारा की, सतारा जो है इसको इसने 1848 में, ठीक है, 1848 में अपने क्षेत्र में शामिल किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ क्षेत्र हैं जो कि लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, विलय किए थे। तो सबसे पहले तो था 1848 में कौन सा? सतारा। ठीक है, दूसरे नंबर पे था संबलपुर को 1849 में शामिल किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तीसरे नंबर पे था जैतपुर। ठीक है, जैतपुर को 1849 में ही शामिल किया था। चौथा था भगत, इसे 1850 में शामिल किया था। पांचवा था उदयपुर को शामिल किया था 1852 में। उसके बाद है हमारा नागपुर,
ठीक है, नागपुर को शामिल किया था 1854 में। तो आपसे ना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा क्षेत्र जो है ये कब शामिल किया था, तो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। झांसी वाला तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ये जो लॉर्ड डलहौजी है इसने विलय नीति के द्वारा इसे कब विलय किया था झांसी को, तो आप बोलोगे 1853 में। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करें अवध को भी शामिल किया था इसने, कब? 1856 में। और आपको मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि ये जो डलहौजी है इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1848 से 1856 तक। आई होप आपको सारा का सारा कंसेप्ट समझ आ गया कि डलहौजी की जो विलय नीति थी इसका प्रथम शिकार हुआ था कौन? सतारा हुआ था। कब हुआ था ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया, 1848 में। और ये सभी के सभी जो क्षेत्र है ना इनके बारे में मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए, क्योंकि एग्जाम में ही पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है सभी फैक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, यानी कि रॉक पेंटिंग्स ऑफ केव्स के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है किसकी? भीमबेटका की। ठीक है, तो मैं आपको भीमबेटका के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपके सामने फ्रेम कर दिया, लेकिन बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, इससे डीप क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं आपको उसके लिए बिल्कुल तैयार कर दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे सभी सेट देख रहे हो ना, बहुत हेल्प मिलेगी। और अभी तक आप 9 क्वेश्चन पढ़ चुके हो और आपको पता है कि 9 क्वेश्चन में सिर्फ आपने 9 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, बस मैं फ्रेंड्स एक ही मोटिव के साथ चल रहा हूँ, एक ही मोटिव के साथ ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप बस जीएस में एक्सपर्ट हो जाओ। भीमबेटका जो है मैंने आपको बताया गुफाओं की शैल चित्र के लिए, यानी कि रॉक पेंटिंग्स ऑफ केव्स के लिए फेमस है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो भीमबेटका है, ये भीमबेटका जो है कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका जो स्थित है ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। और अगर आपसे एग्जाम में और डीप पूछा जाए, एसएससी में पूछा भी गया था क्वेश्चन ही कि बताओ ये जो भीमबेटका है ये किस पर्वत पर स्थित है? विंध्य पर्वत पर। विंध्य पर्वत यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। और एक और आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो भीमबेटका है ना, इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। ये कब शामिल हुआ था ये पूछा जाता है, 2003 में शामिल हुआ था। ये कुछ थे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भीमबेटका से जुड़े हुए जो मैंने आपको करवाया। ठीक है, अगर आगे फिर से भीमबेटका आएगा तो हम कुछ और नए फैक्ट देखेंगे भीमबेटका के बारे में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? पूछा ये गया है कि जो भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है, भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है, इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि उसकी बाउंड्री को टच नहीं करता है? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि भूटान जो है ये भारत के किन किन राज्यों के साथ टच होता है। तो इनमें से 3 राज्य ऐसे होंगे जिनके साथ भूटान टच होता है, एक ऐसा राज्य होगा जिसके साथ टच नहीं करता, तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो इसके लिए ना आप ना इंडिया के मैप पे आइए। देखो मैंने यहाँ पे ना मैप आपके सामने लगाया था। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ कि ये जो आप हमारा प्यारा भारत देख रहे हो, यहाँ पे जो लोकेशन है भूटान की, लोकेशन ये है भूटान की। ठीक है, भूटान हमारा पड़ोसी देश है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्यारा भारत है ना, इसके 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, 9 जो हैं, 9 में से 7 जो हैं वो स्थलीय सीमा के साथ टच होते हैं, 2 जो हैं वो जलीय सीमा के साथ टच होते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो 7 स्थलीय सीमा वाले देश हैं ये कौन कौन से हैं। एक तो ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, दूसरा है अफगानिस्तान। लेकिन ध्यान रखना अफगानिस्तान डायरेक्ट बाउंड्री टच नहीं करता, ये पीओके वाला जो पार्ट होता है ना भारत का, उसके साथ अफगानिस्तान टच करता है। यानी कि दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा हो गया नेपाल, ठीक है, चौथा भूटान, ठीक है, 5वां म्यांमार, 6वां कौन सा, ये बांग्लादेश, और 7वां ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे देश, ये 7वां चाइना। 7 पड़ोसी देश हो गए स्थलीय सीमा वाले, यानी कि लैंड बॉर्डर वाले। यहाँ पे मैं आपके लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी रहे। और 2 जो हैं वो कौन से हैं, जलीय सीमा वाले, यानी कि जो वाटर बॉडी के साथ कांटेक्ट करते हैं। तो इनमें से ये 2 देश है ना जलीय सीमा वाले, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो आप सभी को पता है श्रीलंका है, दूसरा कौन सा है बताओ? दूसरा जो है वो है मालदीव। ठीक है, मालदीव कुछ इस जगह पे है, नीचे की साइड पे ये मालदीव है, जो कि 2 जलीय सीमा वाले देश हैं हमारे प्यारे भारत के। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे भूटान की। भूटान में सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि जो भूटान है ना, भारत की कितने पड़ोसी देश राज्यों को टच करता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भूटान है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ना और क्लियर करता हूँ। ये भूटान आपके सामने है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो एक सिक्किम को ही टच कर रहा है, भारत का जो राज्य है। दूसरा कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है।
फिर यहाँ पे आप ये देख रहे हो पश्चिम बंगाल को भी टच कर रहा है और असम को भी टच कर रहा है। मतलब हमने यहाँ पे नोटिस क्या करा कि भारत का जो 4 राज्य हैं, भारत के कितने राज्य हैं, भारत के 4 राज्यों को ये टच कर रहा है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो भूटान है 4 राज्यों को छूता है भारत के, कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा सिक्किम राज्य भारत का, तीसरा राज्य कौन सा है, असम है, और चौथा राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए कि इनमें से पूछा गया है कि बताओ कौन सा भारतीय राज्य है जो कि भूटान की सीमा को नहीं छूता। सिक्किम को छूता है, ठीक है, मेघालय को नहीं छूता, यहाँ पे आप ये देख सकते हो मैप में भी आपने समझा, अरुणाचल प्रदेश को छूता है और पश्चिम बंगाल को छूता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, मेघालय। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और यहाँ बात भूटान की हुई है तो भूटान के बारे में कुछ 1-2 फैक्ट आपको बता देता हूँ जो कि आपको पता ही होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, ये भूटान की राजधानी है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ भूटान की जो मुद्रा है, मुद्रा काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको तो आप डबल स्टार मार्क कर ही लीजिए। तो मुद्रा है नगुल ट्रम, यानी कि करेंसी की बात हो रही है यहाँ पे भूटान की। और इसी के साथ आपको ना एक और फैक्ट बता देता हूँ कि जो कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी है, बाकी और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भूटान की ना संसद का नाम पूछा जाता है। तो भूटान जो है इसकी संसद का नाम है शोगडो, यहाँ पे लिख देता हूँ शोगडो। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आई होप आपको जो भी फैक्ट मैंने बताए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे केसर की हो रही है, पूछा गया है बताओ केसर उत्पादन में कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है विश्व का जो नंबर 1 पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान देश। और भारत में केसर उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है ये केसर उत्पादन में नंबर 1 पर है। अब देखिए यहाँ पे ईरान की बात हुई, ईरान के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ जो आपको पता ही होने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ईरान देश है ना, इसकी राजधानी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, और इसकी करेंसी भी आपको बता देता हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है। करेंसी इसकी तोमान है, ठीक है, ईरान की, और राजधानी क्या है इसकी, राजधानी है तेहरान। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। और इसी के साथ एक क्वेश्चन बता देता हूँ एग्जाम में जो पूछा जाता है बार बार कि बताओ कि जो हारमुज जल संधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जल संधि है ये जो आपको मैं बताने लगा हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि की बात हो रही है, पूछा जाता है कि बताओ ईरान को किस देश से अलग करता है। तो हारमुज जल संधि जो है ये ईरान को ओमान से अलग करता है। डबल स्टार मार्क कर लेना इसको आप। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उस स्थान का नाम क्या है जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। पूछा यह गया है कि बताओ कि वह कौन सा प्लेस है जहां पे एविडेंस मिले हैं ओल्डेस्ट परमानेंट लाइफ का। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मेहरगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मेहरगढ़ की, मेहरगढ़ जो है फ्रेंड्स पाकिस्तान का जो प्रांत है ना बलूचिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है यहाँ पर है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो कृषि है, कृषि का जो सबसे पहला प्रमाण है ना, ये भी कहाँ पर मिला है, ये भी मिला है कहाँ पर, मेहरगढ़ में ही। आपसे पूछा जाता है कि बताओ किस स्थान से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का पहला प्रमाण मिला है, तो आपका आंसर होगा मेहरगढ़। और मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है यहाँ पर स्थित है ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बिंबिसार। ये आपको ध्यान रखना है, बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया है महावीर ने और गौतम बुद्ध ने। महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा अलग वीडियो में। ठीक है, फिलहाल हम बिंबिसार के बारे में जान लेते हैं क्योंकि बिंबिसार से जुड़े हुए क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आते हैं। और जो भी फैक्ट आपको मैं बताऊंगा ना फ्रेंड्स, सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर में जो खुद एनालाइज करे हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बिंबिसार की। बिंबिसार जो है ना फ्रेंड्स, इसका जन्म आपको बताना चाहता हूँ 543, यहाँ पे देता हूँ 543 बीसी में। ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व की यहाँ पे बात हो रही है। 543 बीसी में हुआ था और इसकी जो मृत्यु है वो 491 बीसी में हुई थी, यानी कि ईसा पूर्व में हुई थी। आप सभी को पता है कि फ्रेंड देखो, एक होता है एडी, ठीक है, जिसे कि हम ईसवी बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है बीसी जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा पूर्व बीसी में जो होता है ना, टाइम हमेशा उल्ट पीछे को चलता है।
ठीक है। और ईडी में क्या होता है, जैसे अभी हमारा जो ईडी चल रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है 2001, 2002, 2003, 2004, लेकिन बीसी में क्या होता है, उल्टा चलता है। जैसे मैंने आपको बताया जन्म 543 है, लेकिन अगर हम आज के अकॉर्डिंग देखें तो इसको तो 543 के बाद मरना चाहिए था, लेकिन ये 491 में मरा है। मतलब ये जो टाइम है ना बीसी वाला, ईसापुर वाला, ये पीछे को चलता है। ठीक है, आपको पता लग गया जन्म कब हुआ था 543 बीसी में, और मृत्यु कब हुई थी 491 बीसी में। बात बिंबिसार की हो रही है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ना बिंबिसार जो है ना, एग्जाम में 12 पूछा जाता है कि इसने किस राजवंश की स्थापना करी थी। इसने करी थी हर्यक राजवंश की स्थापना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्यक राजवंश की स्थापना किसने करी थी, बिंबिसार ने करी थी। कब करी थी, 544 ईसा पूर्व में करी थी, या 544 बीसी बोल लो आप। ठीक है, इसमें करी थी हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने। और आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ, हर्यक वंश का जो संस्थापक है ना बिंबिसार, इसका एक बेटा था, कौन, अजातशत्रु। ठीक है, नाम ही आप देख रहे हो शत्रु वाला है। तो इसने क्या किया, अपने पिता को ही मार दिया, यानी कि बिंबिसार को मार दिया सिंहासन लेने के लिए। कब मारा, 492 बीसी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। 544 बीसी में इसने इसकी स्थापना करी थी। इसका बेटा था एक, कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता को मार दिया सिंहासन हथियाने के लिए 492 बीसी में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। आगे जितने भी पार्ट आएंगे इस सीरीज़ का नाम है जीके जीएस PYQ सीरीज। प्रीवियस ईयर के सभी टॉप क्वेश्चन अपनी वीडियो में डाल के आपको मैं जीएस में एक्सपर्ट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास पर बल दिया। देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की हो रही है, यानी कि 5 ईयर प्लान्स की हो रही है। और पूछा गया कि कौन सा 5 ईयर प्लान ऐसा है जिसमें कि डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी पर बल दिया, इक्वालिटी पर बल दिया गया, यानी कि सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास पर बल दिया गया। तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास पर बल दिया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है ना, इसमें टोटल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। ठीक है, 5 वर्षों की अवधि पे चलती थी ये पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे बात कर रहे थे 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है, सबसे ज़्यादा ही पूछा जाता है कब से कब तक चली, कब से कब तक चली, ये आपको पता होना चाहिए। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है, ये चली है 1997 से लेके 2002 तक। ये क्वेश्चन तो यही बन गया आपका, पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। और आपको बताना चाहता हूँ कि ना, ये जो पंचवर्षीय योजना है ना 9वीं, इसके साथ ना बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़ तो यही जुड़ी हुई है ना, तो आपसे एग्जाम में तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि भारत की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के दिन चली थी। तो आपका आंसर क्या होगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम में जो प्रधानमंत्री थे 9वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ना, ठीक है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चली थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। आपको मैंने बता दिया कि इसका जो मेन उद्देश्य था वो था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास पर बल देना। और फ्रेंड्स, ये जो पंचवर्षीय योजना थी ना, बेसिकली ना फेल रही थी। फेल क्यों रही थी, इसका रीज़न ये था कि इसमें जो लक्ष्य वृद्धि रखी गई थी, वो रखी गई थी 7.1%। ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, वास्तविक वृद्धि दर जो है वो 6.8 रह गई। तो आप ये देख सकते हो कि 7.1% का लक्ष्य रखा गया था, प्राप्त कितनी हुई 6.8%, और ये फेल हो गई। तो जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए, पिछले एग्जामों में कई बार पूछा गया है और सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ गुड न्यूज़ कि आप डेली करंट अफेयर्स कैसे पढ़ सकते हो मुझसे। ठीक है, और साथ में ही ना मोबाइल एप्लीकेशन पे ना मैं 11,000 जीके के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप ना एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करके पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब अपनी जीएस को ना सिर्फ 1 या 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। वो कैसे करोगे, मोबाइल एप्लीकेशन पे मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ 11,000 जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसके बारे में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। पूछा यह गया है कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल था जो कि कश्मीर में हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। देखो फ्रेंड्स, ये जो बौद्ध संगति है ना, बेसिकली आपको जो 4 बौद्ध संगति हैं ये आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो जिसमें से कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं हम कौन सा, चौथा बौद्ध संगति। तो मैंने आपको बताया कि कनिष्क के काल में आयोजन हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था। तो क्वेश्चन में मेंशन था कि कश्मीर में हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो ये अलग से क्वेश्चन बना के भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आयोजन कब हुआ था। इसका आयोजन हुआ था 72 ईस्वी में। यहाँ पे लिख देता हूँ, 72 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था। अब जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ना, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट ये है कि ना इसमें ना बौद्ध धर्म जो है ना ये हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सी बौद्ध संगति है, ठीक है, जिसमें कि जो बौद्ध धर्म है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो आपका आंसर क्या होगा, वो था चौथा बौद्ध संगति। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी। बात हो रही है यहाँ पे जी, जो मुगल पेंटिंग है ना वो किसके शासनकाल में उन्नति करी या फिर चरम सीमा पर था। तो राइट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी जहांगीर। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम बात करें जहांगीर की, तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जहांगीर था ना ये मुगल सम्राट था। क्या था, मुगल सम्राट था। और ये कौन से नंबर का मुगल सम्राट था, तो आपको बताना चाहता हूँ 4th नंबर का मुगल सम्राट था जहांगीर। और ये जो जहांगीर है ना, आपको बताना चाहता हूँ इसका जो जन्म है, इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त, ठीक है, 1569 को। इनकी जो माँ थी इनका नाम था मरियम उज जमानी। और इनके जो पिता थे उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, पिता का नाम था अकबर। तो ये तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर के पिता कौन थे, अकबर थे। जहांगीर का जन्म कब हुआ था, 30 अगस्त 1569 को। और जहांगीर जो है ये कौन से नंबर का मुगल सम्राट था, कौन से क्रम का, 4थे नंबर का, ठीक है। अब कुछ ना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बात करें, ठीक है, जो कि किसी किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना जो आपको बताने वाला हूँ, कि मुगल बादशाह जो जहांगीर था इसने अंग्रेज खान की उपाधि, यहाँ पर लिख देता हूँ, अंग्रेज खान की उपाधि किसे दी थी। तो अंग्रेज खान की जो उपाधि है ना ये दी थी विलियम हॉकिंस को। यहाँ पे लिख देता हूँ, विलियम हॉकिंस बोलो या विलियम हॉकिंस बोलो, विलियम हॉकिंस, ठीक है। एक और फैक्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो जहांगीर है ना इसने 1605 से लेके 1627 तक, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ 1605 से लेके 1627 तक, यानी कि अपनी मृत्यु तक ना भारत पर राज किया। आई होप आपको ये सभी फैक्ट पता लग गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। देखो फ्रेंड्स, अर्धचालक को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देखो एक तो होता है कंडक्टर, ठीक है, दूसरा होता है इंसुलेटर, तीसरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है। और कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर जो होता है जिसमें जैसे कि आप तांबे की तार देख रहे हो, ठीक है, या चांदी सोना देख रहे हो, कोई भी जो धातु है उसमें से ना बिजली क्या होता है, पास हो जाती है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। दूसरा होता है इंसुलेटर, ठीक है, जो कि अचालकता भी जिसको बोलते हैं, जिसमें से कि बिजली पास नहीं होती क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इंसुलेटर का उदाहरण क्या हुआ, एग्जाम्पल क्या हुआ, लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, कोई भी प्लास्टिक हो गया, ये इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा आता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में ये कंसेप्ट है, अपने आप में एक चैप्टर भी है सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं इनको अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक। आपको मैंने बता दिया कि देखो एक तो होता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कंडक्टर होता है, है ना, जो कि पूरा का पूरा बिजली को पास कर देता है। एक होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इंसुलेटर को हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत रोधी। तो अब डेफिनेशन इसकी कैसे निकलेगी, डेफिनेशन इसकी निकलेगी, अर्धचालक जो होता है ना एक ऐसी सामग्री होता है जिसमें चालक और विद्युत रोधी के बीच चालकता होती है। क्या बताया मैंने आपको, जिसमें चालक और
विद्युत रोधी के बीच में जो इसकी चालकता होती है ना, उसी को हम अर्धचालक बोलते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन पता लग गया। और ऊपरी मैंने आपको बताया था कि चालक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, और विद्युत रोधी को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बताना चाहता हूँ ये जो अर्धचालक होते हैं ना, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। एक होता है एन प्रकार का, दूसरा होता है पी प्रकार का। उदाहरण दे देता हूँ अर्धचालक के जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ज़्यादातर। एक तो होता है जर्मेनियम, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया था अभी, जर्मेनियम। दूसरा होता है सिलिकॉन। हमारे जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं, वो सभी के सभी सेमीकंडक्टर के ही बने होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या था, जर्मेनियम, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में। आपको बताना चाहता हूँ प्लासी का युद्ध जो है, यानी कि बैटल ऑफ जो प्लासी है, 1757 में हुआ था। डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, प्लासी का युद्ध। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध से जुड़ा हुआ। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जो प्लासी है, यहाँ पे जो प्लासी आया हुआ है, ये किस राज्य में है प्रेजेंट में? तो ये प्रेजेंट में है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। और आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो प्लासी है ये किस नदी के किनारे है? प्लासी जो है भागीरथी नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि जो प्लासी का युद्ध है, मैंने आपको बताया 1757 में लड़ा गया, किन के बीच में लड़ा गया है और कौन इसमें विजेता या उपविजेता रहा है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो मैंने आपको यहाँ पे बेसिक सी चीज़ बता दी कि जो प्लासी है ये पश्चिम बंगाल राज्य में है, भागीरथी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं प्लासी के युद्ध को। ठीक है, जहाँ से श्योर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध, वैसे जो जो फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो जो मेरे मुंह से निकल रही हैं, सभी अपने आप में क्वेश्चन ही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्लासी का युद्ध है ये किसके बीच में लड़ा गया। तो प्लासी की जो लड़ाई है ना, ये लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। यहाँ पे ले देता हूँ ईस्ट इंडिया, ध्यान से समझना जो मैं आपको बताऊँगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में लड़ा गया? बंगाल के नवाब के बीच में। वेट फ्रेंड्स, जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको बताने वाला हूँ, बंगाल का नवाब। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि प्लासी का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 23 जून 1757 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किसके बीच में लड़ा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। और इसी के साथ अगर हम बात करें बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। यहाँ पे ले देता हूँ सिराज। मतलब आपको यहाँ पे ये पता लगा प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है कि बताओ इसमें विजय कौन रहा। तो इसमें जो विजयी है ना वो रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये विजयी रही यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जो बंगाल का नवाब है ना सिराजुद्दौला, ये हारा क्यों? इसका ना फ्रेंड्स एक सेनापति था मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र जो उसका सेनापति था, इसने धोखा दिया। इस वजह से ना जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला ये हार गया। तो एक बार फटाफट से मैं इसको रिमाइंड करवा देता हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया। प्लासी जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में है और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। इसी के साथ प्लासी का जो युद्ध है इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है 23 जून 1757। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रॉबर्ट क्लाइव है और बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, इसके बीच में लड़ा गया। और इसमें विजेता कौन रही? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजेता रहा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है, हड्डियों का जो अध्ययन है यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स जो है ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि जो हमारा मानव शरीर है इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसमें 206 बोन्स यानी कि 206 हड्डियाँ होती हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड इसी के साथ ना आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताओ जो मानव खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में ना 22 हड्डियां होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और हाथ का जो अंगूठा होता है उसमें हड्डियों की संख्या 2 होती है। और जो मानव का जो रीढ़ होता है, रीढ़ की हड्डी आप सुनते हो ना, ठीक है, मानव की जो रीढ़ हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, इसमें टोटल मिला के होती हैं 33 हड्डियाँ।
ये भी आपको ध्यान रखना। जितने भी आपको एडिशनल फैक्ट मैंने बताए सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का जो प्रथम मापन है ये किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का प्रथम मापन करा था। और फ्रेंड्स, अगर आपको मैं राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन बताऊं तो वो भी आपको बता देता हूं। राष्ट्रीय आय जो होता है ना, इसका अर्थ होता है किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, जो राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है, ये क्या होता है? किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ठीक है, ये होता है डेफिनेशन राष्ट्रीय आय का यानी कि नेशनल इनकम का। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय आय होता है यानी कि जो नेशनल इनकम होता है वो किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है NNPFC। फ्रेंड देखो, ये जो आपके सामने मैंने लिखा है ना, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो आप ये NNP देख रहे हो, NNP का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में इसको हम बोलेंगे नेट राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, और यहाँ पे जो ये FC आप देख रहे हो, FC का फुल फॉर्म होता है फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक उत्पाद। फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फुल फॉर्म किसका है? FC का। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसका प्रथम मापन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और मैंने आपको राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन भी बता दी कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रीय आय होता है बराबर होता है NNPFC के बराबर। NNP का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो FC है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये होता है फैक्टर कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए आज की वीडियो में, और हमारी वीडियो हुई है कंप्लीट। और मैंने आपको सभी क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट थे वो अच्छे से समझाए। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और लास्ट में अपने इन दोनों क्वेश्चन का टेस्ट लगा लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है जो कि राइट टू एजुकेशन से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंसर आपने कमेंट में देना है। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आप सभी ये जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ये पार्ट 1 वीडियो था। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द पार्ट 2 भी लेकर आ सकूँ। ठीक है, ये पार्ट रुकने वाले नहीं है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ सारे पार्ट अगर आप देख लेते हो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। ये आप मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।